Hello everyone, my name is Muskan Keshavani and I welcome you all to our YouTube channel Law Learners 365. As you all know कि हम आपके लिए राजस्थान एपीओ सीरीज चला रहे हैं ओनली फॉर यू पीपल ताकि आप घर बैठे बैठे अपनी ए टू जेड प्रिपरेशन कर सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी फैकल्टीज हम एक एक करके आपके मेजर एक्ट्स कवर कर रहे हैं, माइनर एक्ट्स कवर कर रहे हैं, इवन एमसीक्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो प्लीज डू फॉलो आवर लेक्चर्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम ऐसे स्टूडेंट्स की और ज़्यादा हेल्प कर सकें जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है इन एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्लीज़ गाइस टू फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने एक नए एक्ट के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कुछ एक्ट्स कवर कर रखे हैं, आपके माइनर एक्ट्स, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन 1999 एक्ट एंड 2022 एक्ट, और बाकी फैकल्टीज भी आपके मेजर और माइनर लॉज ले ही रहे हैं। तो आप साइड बाय साइड सारे लेक्चर्स को फॉलो करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन होती जाए विद द मेजर एंड माइनर एक्ट्स बोथ। उसके साथ साथ आज हम जिस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज इंडियन पीनल कोड। अभी हम माइनर एक्ट्स पढ़ रहे थे बट नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द मेजर एक्ट दैट इज इंडियन पीनल कोड। एज यू ऑल नो, आपने कभी ना कभी इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, या तो अपने लॉ कॉलेजेस में या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सबने कभी ना कभी इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा ही है। तो लेकिन आज हम इस सब्जेक्ट को राजस्थान एपीयू स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे। जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने इसका सिलेबस देखा हो तो इट्स वेरी लिमिटेड, आईपीसी इज वेरी वास्ट जो हमारा ओल्ड आईपीसी। और हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे न्यू लॉ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ओल्ड सिलेबस को भी रखा गया है आईपीसी के। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज पॉइंट है कि अगर न्यू लॉ अभी नहीं भी पढ़ा है तो वो ओल्ड लॉ के साथ ही इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू लॉ नहीं आने वाला है आपका। और सेकेंड थिंग, एक चीज और एक एडवांटेज और है आपके पास कि वैसे तो जो हमारा ओल्ड आईपीसी है दैट इज वेरी बिग, उसमें 511 सेक्शंस है। लेकिन जो हमारा मतलब जो हमारा सिलेबस है उसमें काफी लिमिटेड सिलेबस इन्होंने दिया है जो हम अभी आगे देखेंगे। तो उसमें आपको पूरे सेक्शंस, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही हम पढ़ेंगे ताकि हम एक फिक्स टाइम में इस सिलेबस को भी कंप्लीट कर सके और आपका रिवीजन भी करवा पाए। तो इसीलिए हम सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं आज। हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बट उनके साथ साथ हम अपनी स्पीड भी मेंटेन करेंगे ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड 1860। ओके, एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप एक पेन कॉपी रखिए अपने पास और बेयर एक जरूर रखिए, क्योंकि आई एम इन हैबिट ऑफ, मेरी हैबिट है कि मैं बेयर एक्ट से वो चीज़ प्रेफर करती हूँ पढ़ाना जो जहाँ पे टेक्निकलिटीज हैं जो बेयर एक्ट से ही पढ़नी चाहिए। बिकॉज प्रिलिम्स के लिए बेयर एक्ट इज अ की, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है आपको कि प्लीज डू फॉलो द बेयर एक्ट। सो जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो, चाहे वो गार्गी मैम का हो, पराग सर का हो, किसी के भी अगर आप लेक्चर्स करते हो, तो प्लीज डू हैव योर बेयर एक्ट्स विथ यू ताकि आप उनमें अगर हम कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं तो प्लीज़ आप वो मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए प्रीलिम्स में बेयर एक्ट को बाय हार्ट आपको लर्न करना ही है बेयर एक्ट से। तो कुछ चीज़ें जैसे डेफिनेशन पार्ट है वो मैं बिल्कुल बेयर एक्ट से लेने वाली हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से डेफिनेशंस हैं जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, किन किन वर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि वो आप इजीली अपने बेयर एक में अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, ताकि आपको जब आप रिवीजन करो तो सिर्फ आपको वो पॉइंट्स देखने की जरूरत होती है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट्स हैं तो सिर्फ आप उनके एसेंशियल्स देख लो। आईपीसी में यही होता है कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं हमें उनके क्या पता होना चाहिए, हमें उनके इसेंशियल्स पता होना चाहिए। अगर हमें इसेंशियल्स पता है तो कोई भी कंसेप्ट अगर आप लगा सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आईपीसी में मेन जो
अप्रोच होती है एग्जामिनर्स की, वो ये होती है कि वहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे डाले जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स आप जब भी सॉल्व कर पाते हो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे आती है कि अगर आपको उस ऑफेंस के इसेंशियल्स पता हैं तो वो आप इसेंशियल्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आप इजीली उन एग्जाम्पल्स को और न्यू न्यू सिचुएशंस को जो क्रिएट होती हैं एग्जाम्स में उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है, उनके एसेंशियल्स पढ़ना है, पनिशमेंट देखनी है। तो ये चीजें हम करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज मैं आपका जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ आईपीसी में वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। जो शुरू के सेक्शन से हम वो पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्लॉज पढ़ने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगी और डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाऊंगी और थोड़ा बहुत जो हमारा जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 34 एंड 149, तो वो हम देखेंगे कि वो आखिर क्या है। तो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन गाइस विथ यू। जस्ट अ सेकेंड। So today we are going to study with our Indian Penal Code 1860. Okay. सी, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या सिलेबस कवर करना है आईपीसी में इस एग्जाम के लिए, इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बोल रही हूँ गाइस। डोंट गेट कंफ्यूज कि आईपीसी में सिर्फ सिर्फ राजस्थान एपीओ के लिए हमें इतना सिलेबस कवर करना है। तो ये बिल्कुल मत सोच के चलना कि मैम ने ये नहीं कवर किया, वो नहीं कवर किया। मैं सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके। सो इंट्रोडक्शन है जिसमें सेक्शन 1 से लेके 4 है। तो उसमें हमारा शॉर्ट टाइटल इंक्लूड हो जाएगा, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईपीसी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी क्या है आईपीसी के सेक्शन 4 में दिया है। तो वो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जनरल एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 6 से कहाँ तक दिए हैं, सेक्शन 52A। तो इनमें सारे हम उन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे जो भी आईपीसी में यूज किए गए हैं, जैसे वॉलेंट्री हो गया, ऑफेंस वर्ड हो गया, है ना, और इंटेंशनली, एक्ट, सेक्शन, गुड फेथ, एवरीथिंग, वट एवर द वर्ड्स यू विल कम अक्रॉस इन द आईपीसी, हम उसको जनरल एक्सेप्शन में कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम सेक्शन 6 to 52A। ओके। फिर उसके बाद आता है जनरल एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सेप्शन। सेक्शन 76 से कहाँ तक दिया है, सेक्शन 106। तो इसमें हम मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ सॉरी हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, और जो भी हमारा प्राइवेट डिफेंस है और जितने भी डिफेंसेस, डॉली इनकेपैक्स हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया, ये सारी चीजें हम जनरल एक्सेप्शंस में कवर करने वाले हैं। ओके, कवर करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। देन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, जो कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेक्शन 34 एंड 149 आर वेरी फेमस सेक्शन। मैं बोलूंगी कि हर एक लॉ पर्सन को सेक्शन 34 के बारे में और 149 के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, फिर भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आईपीसी में क्या कहता है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो कि हमारा जो एक एक इम्पॉर्टेंट चंक है आईपीसी का, डेट इज मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, वो इस टॉपिक में कवर होगा। ऑफेंसेस अगेन अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 299 से लेके 377, इसमें सारे आपके अननेचुरल ऑफेंसेस, अटेम्प्ट टू सुसाइड, सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस। ओके। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी काफी बड़ा चंक है आईपीसी का, इसमें काफी सारे ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे कि थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, चीटिंग, मिसचीफ, सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कवर इन दिस ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ओके, क्रिमिनल ट्रेसपास, ट्रेसपास वाला जो पूरा टॉपिक है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन आई नो ये देखने में काफी छोटा सिलेबस लग रहा है कि वाह इतनी सी चीजें हमें पढ़नी है, बट इसके अंदर ही काफी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। बट अगेन आई एम सेइंग कि हम एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, बट हम पूरा करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ आईपीसी। ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ आईपीसी? मतलब
कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्या बताती हूँ कि उस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है। तो वही हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से उस एक्ट को क्यों लाया गया है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस वो सॉल्व कर रहा है। ओके। तो एक बार मैं आपको ओरली बताती हूँ, फिर हम एक बार पढ़ेंगे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड जैसा आपको पता है कि इट इज व्हाट, इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, इट इज अवर ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी एक्ट जो कि ऑफेंस कैटेगरी में आते हैं वो सारे कहाँ पे डिफाइंड किए गए हैं, हमारे इंडियन पिनल कोड में। ठीक है, इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ। आईपीसी कैसा है, सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ मतलब कि जहाँ पे एक प्रॉपर ऑफेंस देते हैं, उसके बाद उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहां पे एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है। अगर हम क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर की बात करें तो दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब तो बीएनएसएस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेनली सब्सटैंटिव लॉ आईपीसी है और प्रोसीजरल लॉ क्या है आपका, सीआरपीसी, अगर हम पुराने कॉन्टेक्स्ट में बात करें। और न्यू कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बीएनएस हमारा सब्सटैंटिव लॉ है और बीएनएसएस जो है दैट इज प्रोसीजरल लॉ। तो अभी हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ऑफेंस दिया है, ऑफेंस को पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन किया गया है और उसकी क्या दी गई है, पनिशमेंट दी गई है, जहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ में क्या होता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज को क्रिएट किया जाता है और उनको एनफोर्स जब हम करवाते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं, प्रोसीजरल लॉ के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ। ओके। तो अब आईपीसी को हम लेकर क्यों आए हैं, आईपीसी को हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लॉ का काम क्या होता है, लॉ का काम होता है कि सोसाइटी में क्या करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू उनको रेगुलेट करना सोसाइटी को। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, है ना, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। कोई भी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, जिसका जो मन होगा वो करेगा। तो यहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, ताकि हम एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन कर सके रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, हम इसीलिए हम क्या लाते हैं, लॉ लेकर आते हैं। तो वही आईपीसी का भी काम क्या है, सोसाइटी में जो क्राइम है उनको क्या करना, रेगुलेट करना। और वो कैसे रेगुलेट करता है कि जो भी एक्ट है ना, विच आर इलीगल, विच आर नॉट लॉफुल, है ना, जो इलीगल है ऐसे एक्ट, उनको पनिश करना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, तो उनको ये कैसे रेगुलेट करता है, बाय प्रोवाइडिंग द पनिशमेंट्स, कि जो भी ऐसे काम करेगा उनको प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। ठीक है। हाँ, फर्दर अब आईपीसी क्या करता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जो भी क्राइम होते हैं सोसाइटी में वो क्या होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो क्राइम होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। सपोज अगर कोई क्राइम हुआ, थेफ्ट का क्राइम हुआ या मर्डर का क्राइम हुआ, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, सपोज ए है, उसने बी को मारा, तो ये जो क्राइम है वो सिर्फ बी के अगेंस्ट नहीं हो गया, आई ये सिर्फ बी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, ये अगेंस्ट द होल सोसाइटी माना जाएगा कि ये जो मर्डर हुआ है वो अगेंस्ट द होल सोसाइटी हुआ है। बिकॉज क्राइम एक ऐसी चीज है जो इट शेकन योर कंसाइंस, है ना, आपकी अंतर आत्मा को एकदम झकझोर करके रख देता है। कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो हम दहल जाते हैं कि यार, जब भी हम न्यूज में सुनते हैं तो इवन अगर वो दिल्ली मुंबई किसी भी प्लेस में हो रही हो, बट हमें कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है उस चीज का कि यार ऐसी भी चीजें दुनिया में हो रही हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं उन चीजों से, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम मेंटली उन चीजों को सोच सोच के हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और अफेक्ट हो रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ये चीजें क्या है, ये हमें अफेक्ट कर रही है ना, तो मतलब क्राइम जो है वो हमें भी अफेक्ट करता है। भले उस बी के साथ वो क्राइम हुआ है बट वो सी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए माना जाता है कि क्राइम इज कंसिडर टू बी कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी। ठीक है। तो सोसाइटी के, अगर हम इन द पब्लिक इंटरेस्ट बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट में आईपीसी क्या करता है कि उन क्राइम्स को डिफाइन करके उनकी क्या करता है, पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने वो क्राइम कमिट किया हुआ होता है, वो भी तो आखिर इंडिविजुअल्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम उनकी तरफ वाई वी आर टेकिंग डिफेंस फ्रॉम देयर साइड। डिफेंस तो हमें लेना ही है, क्योंकि
हर एक लॉ का एक पर्पस होता है, हर एक इंडिविजुअल का एक राइट होता है डिफेंस लेने का। और सेम आईपीसी के साथ भी है कि यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस एक ऐसा पार्ट है आईपीसी का विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, फ्रॉम द डिफेंस साइड, क्योंकि उनका भी पूरा हक है अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने का, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। तो जो हमारे आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शंस वाला प्रोविजन है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है उन ऑफेंडर्स की उनकी लाइबिलिटी को कम करने के लिए और उन्हें इनोसेंट प्रूव करने के लिए, कि वो इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में थे या फिर अनसाउंडनेस माइंड की स्टेज में थे, है ना, या फिर किसी गुड फेथ में उन्होंने अगर वो काम किया था, तो फिर उन कंडीशंस में वो जो ऑफेंडर है उसकी या तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी या फिर वो कंप्लीटली एब्सॉल्व हो जाएंगे उस लाइबिलिटी से, है ना, मतलब कि वो लाइबल नहीं रहेंगे, वो इनोसेंट प्रूव हो जाएंगे। तो आईपीसी क्या कर रहा है, आईपीसी एक तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उस सोसाइटी में इन द पब्लिक इंटरेस्ट, उन क्राइम्स को पनिश करके और उस इंडिविजुअल को डिफेंस प्रोवाइड करके कि वो अपने उसमें अपने डिफेंस में क्या क्या चीजें वो प्लीड कर सकता है कोर्ट में। तो वो क्योंकि वो भी उसका राइट है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सबको प्रोवाइडेड है, चाहे वो ऑफेंडर ही क्यों ना हो। तो इसीलिए एक तरीके से आईपीसी क्या करता है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑल्दो पब्लिक इंटरेस्ट विल प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बट एक चांस तो हमें उसको देना ही पड़ेगा। और वो चांस वो कहाँ से ले सकता है, हमारे जनरल एक्सेप्शन से, जो कि कहाँ दिए गए हैं, चैप्टर 4 सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ एक बार जस्ट हम रीड कर लेते हैं ताकि यू गाइज गेट एन आइडिया क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल jurisprudence। ओके, आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया दैट डिफाइन क्राइम्स एंड पनिशमेंट, ठीक है। Crime is believed to be committed against the whole society. IPC provide the offences and their punishments. It punishes the criminal who committed any act which is considered to be an offence for the purpose of IPC. IPC does the balancing of interest between the individual and the society. Although it punishes the crime committed against the society, but also secure the interest of an individual who committed the offence by providing certain provisions in the form of general exceptions where lies the constitutional jurisprudence of IPC. This is only the कॉन्स्टिट्यूशन jurisprudence जहाँ पे आईपीसी क्या करता है, बैलेंसिंग करता है। ओके, नाउ हम फर्दर मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईपीसी से रिलेटेड जो हम हर एक्ट के एक पहले पढ़ते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं उस एक्ट का, कि शॉर्ट टाइटल क्या है, इनेक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो वही हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं आईपीसी के साथ। आई नो कि आपको ये चीजें पता है कि आईपीसी की इनेक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, बट फॉर द रिवीजन पर्पस मैंने यहाँ पे डाली हुई है। Short title: The Indian Penal Code 1860. Act number is 45. Okay. Enactment date 6th October 1860. Enforcement date 1st January 1862, जो कि एक्ट में नहीं दिए बट यहाँ पे एनफोर्समेंट डेट 1st January 1862 है आईपीसी की। उसके बाद दिस इज ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। पहली जो लॉ कमीशन थी उनके द्वारा इसका ड्राफ्ट लाया गया था आईपीसी में। ओके, और जिसके चेयरमैन कौन थे, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। नेचर ऑफ आईपीसी कैसा है, सब्सटैंटिव लॉ है, जो कि मैं अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि सब्सटैंटिव लॉ का मतलब क्या होता है। टोटल सेक्शंस आईपीसी में 511 है और टोटल चैप्टर्स 23 है। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या बोलता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। एक बार एमसीक्यू पूछा गया था प्रीलिम्स में कि आईपीसी प्रोवाइड स्पेशल पीनल कोड, जनरल पीनल कोड, बोथ और नन, तो इट इज जनरल पीनल कोड। ओके, सो बी माइंडफुल, आप अपने ब्योरेट में भी मार्क कर दीजिए जनरल पीनल कोड। नाउ ठीक है, अब हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। एक तो हमने अपना मतलब क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना था, हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस है आईपीसी का, और जो इनेक्टमेंट डेट एनफोर्समेंट डेट थी वो हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जो कि
चैप्टर 1 है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक, जो कि इंट्रा टेरिटोरियलिटी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी की बात करता है। ओके, तो कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 1 में आपका टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन है। सेक्शन 2 में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। थर्ड में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एंड एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक एक करके हम पढ़ते हैं एक एक सेक्शन के बारे में। सो सेक्शन 1 is title and extent of operation of the code. This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. As you all know कि अब हमारा जो JNK राजस्थान रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, उसके आने के बाद जो हमारे सारे लॉज हैं अब वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो इसीलिए ये भी जो है इंडियन पिनल कोड है, क्या होता है वो, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। नाउ सेकंड, सेक्शन 2, punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. मतलब जो भी पर्सन, चाहे वो कोई एक्ट करे चाहे वो कोई ओमिशन करे, अभी ये जो वर्ड है एक्ट और ओमिशन, अभी आप एज इट इज पढ़ लीजिए। जब हम डेफिनेशन पार्ट में आएंगे इसके बाद जैसे जस्ट हम डेफिनेशन पार्ट में ही जाने वाले हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी काम करना या फिर काम ना करना, एक्ट और ओमिशन, ओमिशन मतलब कुछ काम ना करना जहाँ पे वो काम करना चाहिए था। अगर ऐसा कोई एक्ट किया है या फिर ऐसा कोई ओमिशन किया हुआ है, कहाँ पे किया हुआ है, विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो वहां पे उस पर्सन के ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल आई थिंक। ओके, नाउ सेक्शन 3, सेक्शन 3 is punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. सी जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईपीसी। मतलब विद इन इंडिया आईपीसी कैसे एप्लीकेबल होता है। तो एक तो अगर आपने इंडियन टेरिटरी में, सेक्शन 2 बोलता है कि अगर आपने इंडियन टेरिटरी में क्या किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस केस में एप्लीकेबल होगा आईपीसी। और सेक्शन 3 बोल रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस जो इंडियन टेरिटरीज के बाहर भी किया है, जो बियॉन्ड इंडिया भी अगर आपने, एक तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बारे में कि कब कब जो आईपीसी है वो एप्लीकेबल होगा विद इन इंडिया, इंटर टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी की बात कर रहे थे। तो एक तो सेक्शन 2 में एक कंडीशन प्रोवाइडेड है कि जब वो ऑफेंस ही इंडिया की इंडियन टेरिटरीज के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें इंडियन पीनल कोड ही एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 3 उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि इवन दो अगर वो ऑफेंसेस हैं वो इंडियन टेरिटरीज से क्या हुए हैं, बाहर कमिट हुए हैं, लेकिन उनका जो ट्रायल है वो तब भी इंडिया में चल सकता है, जैसे और ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफेंसेस इंडियन टेरिटरी में ही कमिट किए गए हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो सेक्शन 3 है वो एक तरीके से क्या करता है, एक डीम्ड फिक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है। कैसा फिक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि ऐसे ऑफेंस भले ही वो इंडिया के बाहर कमिट हुए हो, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे, तभी हम यही मानेंगे कि वो ऑफेंसेस क्या हुआ है, उनका ट्रायल वैसे ही चलेगा जैसे उन ऑफेंसेस का चलता है, कि जैसे वो इंडिया में ही कमिट किए गए हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ डीम्ड फिक्शन। ओके, अब आता है सेक्शन 4 की, अगर हम बात करते हैं सेक्शन 4। ओके या सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी है ना। सेक्शन 4 इसी टाइटल के नाम से जाना जाता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। मतलब कि ये उन सिचुएशंस के बारे में बताता है, ये 3 ऐसी वो सिचुएशंस हैं जहां पे इवन दो अगर ऑफेंस जो है वो इंडियन टेरिटरीज में कमिट नहीं हो रहा है, तब भी उन पर क्या एप्लीकेबल होगी, आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन कैसी है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, फॉरेनर्स नहीं, ठीक है, फॉरेनर्स नहीं, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो अगर बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट कर देता है,
विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, है ना, कि मतलब इंडियन टेरिटरी से परे जाके इंडियन, और जो भी जैसे हमारे इंडियन एम्बेसीज हैं और जहाँ पे वो हैं, मतलब जो एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, अगर उनसे भी परे जाके कोई बंदा क्या करता है, कोई भी सिटीजन ऑफेंस करता है, तो उस पर क्या होगा, सेक्शन 4 एप्लीकेबल हो जाएगा, बट वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एनी पर्सन ऑन एनी शिप ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। जो भी शिप और एयरक्राफ्ट है, अगर उसपे कोई, यहाँ पे एनी सिटीजन यूज नहीं किया है, यहाँ पे एनी पर्सन यूज किया गया है, कि ऐसे शिप और एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, अगर उन पे कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है तो उसका भी ट्रायल सेक्शन आईपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, सेक्शन सॉरी, थर्ड कंडीशन, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब कोई पर्सन है वो बाहर बैठ के क्या कर रहा है कि हमारे यहाँ के जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, या उनसे टैंपर करने की कोशिश कर रहा है, या डेटा लीक करने की कोशिश कर रहा है ना, या डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके से अगर हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है बाहर बैठकर, है ना, टारगेट करके हमारा जो भी कंप्यूटर रिसोर्स है, तो वहां पे भी क्या होगा, आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तीन ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है और काइंड ऑफ एक्सेप्शन है कि अगर भले ही ऑफेंस क्या हो, इंडिया के बाहर हो, लेकिन तब भी उस पे सेक्शन 4 लग जाएगा। तो अगर ये तीन कंडीशंस हैं, और ये पर्सन जो है, सपोज अगर तो इसका अगर हमें ट्रायल चलाना है तो किसके अकॉर्डिंग होगा, आईपीसी के प्रोविजंस के थ्रू होगा। ठीक है, और ऐसा माना जाएगा कि ये ऑफेंसेस इंडिया में ही हुए और सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि डीमिंग फिक्शन की बात करता है कि भले ऑफेंसेस बाहर हुए लेकिन ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफेंस इंडिया में ही हुए और उनका ट्रायल वैसे ही चलाया जाएगा। तो ये वो सिचुएशंस प्रोवाइडेड है, ओके, सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 2, सेक्शन 3 इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, and section 4 is extraterritorial applicability of the IPC. Okay, now, okay, before moving on to the concept of joint liability, इसके पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स जो कि हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन पार्ट है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो आने वाले टर्म्स है, जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको और क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, मैं आपको कहाँ पे वापस लेके आना चाहूंगी, बेयर एक्ट में। मतलब अब हम स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट से पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम बेयर एक्ट से नहीं पढ़ेंगे हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कितने भी हम शॉर्ट नोट्स बना लें, कितने भी हम ऑर्गेनाइज कर लें डेटा को, इट इज गुड, मेमोराइज करने के लिए सही है, लेकिन अगर हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, जैसे हमें डेफिनेशन पार्ट पढ़ना है, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको बेयर से ही कवर करें, क्योंकि काफी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ से आपका मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, एग्जाम में। तो ये तो हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है। अब इसका शॉर्ट टाइटल, एनेक्टमेंट डेट, एक्ट नंबर, तो यहाँ तो मैं नहीं आऊंगी, 1 2 3 4 भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और हाँ, इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन 4 के साथ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इट्स वेरी इजी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक एग्जाम्पल है, तो इलस्ट्रेशन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलस्ट्रेशन कवर करने की, एंड प्लीज ये मैं बहुत ज्यादा इस पे पॉइंट आउट कर रही हूँ इलस्ट्रेशंस पर, क्योंकि इलस्ट्रेशन आते हैं आईपीसी से, और इलस्ट्रेशंस ही मोस्ट ऑफ द केसेस में आते हैं, तो इसीलिए जो भी इन सेक्शंस में इलस्ट्रेशन दिए हैं उनको जरूर पढ़िए, ओके। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इलस्ट्रेशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेक्शन 5 सिंपली हम इसको लीव करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ चैप्टर 2 इज जनरल एक्सेप्शंस, sorry, general explanations. We are talking about the general explanations, the definition part of IPC. Okay. तो section 6 is definition in the code to be understood subject to the exceptions. मतलब कि जो भी यहाँ पे जो भी प्रोविजंस आने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, उनको हम हमेशा किसके सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस के। एक्सेप्शंस कहाँ पे दिए हैं, हमारे चैप्टर
जो भी हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन, जो भी हमारा चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शंस, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे अपना अ, हर प्रोविजन, हर ऑफेंस, हर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब अगर किसी सेक्शन में, ये सेक्शन बेसिकली सेक्शन 6 ये बोल रहा है कि अगर किसी सेक्शन में ये क्लियरली नहीं दिया है कि वहां पे जनरल एक्सेप्शंस एप्लीकेबल होंगे, तो भी हम यही मानेंगे कि हर ऑफेंस में उन जनरल एक्सेप्शंस को हमें क्या करना है, एप्लीकेबल करना है, भले एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं है। ओके। सेक्शन 7 यही बोलता है कि यहाँ पे जो जो भी टर्म्स डिफाइन किए गए हैं उनका हम एज इट इज मीनिंग वही लेंगे जो यहाँ पे बताया गया आईपीसी को पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज जेंडर। ओके। जेंडर, जेंडर क्या, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यहाँ पे जो जेंडर वर्ड है इसका मतलब क्या, ही और उसके डेरिवेटिव्स तो हैं, डेरिवेटिव्स मतलब ही, हिज, हिम। ओके, ये तो है ही। चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, मतलब फीमेल के लिए जो शी, हर यूज होता है, तो वो यहाँ पे जेंडर में दोनों इंक्लूड है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, एनी पर्सन। ओके। नंबर, unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। ठीक है, कि सिंगुलर अगर कोई नंबर दे तो उसमें प्लूरल भी इंक्लूड है, अगर प्लूरल दिया है तो उसमें सिंगुलर भी इंक्लूड है, मतलब ये बताया गया है। 8 में है जेंडर, सेक्शन 9 में है आपका नंबर, 10th में है आपका मैन, वुमेन। मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब यहाँ से आपका प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाएगा कि ऑफ विच एज, ऑफ माइनर एज, ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, एंड द वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ओके, इसमें एनिमल इंक्लूड नहीं है। ओके। 11th में है पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ओके, इसमें कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ पर्सन है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो या ना हो, या कोई एसोसिएशन। कंपनी के केस में तो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनीज तो रजिस्टर्ड होती ही होती है, दे हैव कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो जो भी अगर कोई ऐसे एसोसिएशन है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे हमने सेक्शन 4 में पढ़ा कि कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है किसी भी शिप और एयरक्राफ्ट में, तो वहां पे पर्सन का मतलब इवन कंपनी भी है, एसोसिएशंस भी हैं। ओके। पब्लिक, पब्लिक डिनोट्स, सॉरी, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। यहाँ से पूछ लेते हैं, आप सोचोगे कि मैम इतना मतलब ऐसे क्यों डिस्कस कर रही है, बट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, एंड ये देखने में बहुत इजी लगता है कि क्या है, पब्लिक की डेफिनेशन ही तो दी है, इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, इसमें क्या है, बट नो, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा ग्रिल कर लेंगे, पब्लिक और प्राइवेट और एनी कम्युनिटी और एनी क्लास ऑफ कम्युनिटी, इतनी इतनी एक एक वर्ड से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्वीन। ओके, इसको ओमिट कर दिया गया है, किस एक्ट से ओमिट किया गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1950। ये ध्यान रखें ना, कभी कभी पूछ लेते हैं, इनफैक्ट पूछा भी है बहुत पहले, आई थिंक एमपी प्रीलिम्स हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि क्वीन की डेफिनेशन को किस एक्ट से ओमिट किया गया है, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1950। Servant of government. The word servant of government denote any officer or servant continued, appointed or employed in India or under the authority of government। ये 3 वर्ड्स याद रखना। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कोई भी ऑफिसर या फिर सर्वेंट जो कंटिन्यू करते हैं या फिर अपॉइंट किए जाते हैं या एम्प्लॉय किए जाते हैं इंडिया में या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो क्या होंगे, आपके गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होंगे। ठीक है। ओके, सेक्शन 50 ब्रिटिश इंडिया, इसको भी ध्यान रखना है कि ये किससे रिपील हुआ है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1937। ओके, एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिपील हो चुकी है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इंडिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ JNK। बट अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आईपीसी पूरा ही क्या होने लगा है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। 19th इज जज। जज में क्या इंक्लूड है, जज, जज की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए पढ़ना।
Judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person. अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जज का मतलब सिर्फ वो नहीं जिसको जज बोलते हो, ठीक है। कि हमें तो पता है, हमारे हमारे माइंड में मतलब एक पिक्चर बनी हुई है कि जज मतलब जो जो टाइल्स के उस साइड बैठता है ना। तो वो हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे भी पर्सन को हम जज बोलते हैं क्या? कौन से पर्सन और हो सकते हैं जिनको हम जज बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आईपीसी? तो हु इज empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, or definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be affirmative, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive। जैसे कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट है या कोई कलेक्टर है, अगर वो भी ऐसा कोई मतलब कोई सिविल या फिर क्रिमिनल किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को एडजुडिकेट कर रहे हैं, या फिर जजमेंट सुना रहे हैं, या ऑर्डर पास कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा ऑर्डर जो कि फाइनल है अपने आप में, जिसकी अपील नहीं हो सकती है, अगर कोई ऐसा कंफर्मेटरी ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो ऐसे वो सारे पर्सन्स आपके जज वाले डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके। और विच इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। अब जैसे हम ज्यूरी की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, एक सिंगल जज नहीं होता है वहां पे। अगर हम बेंच की बात करें, ज्यूरी की बात करें, तो वहां पे मल्टीपल जजेस होते हैं, मोर देन वन जजेस होते हैं। तो उस पूरी बॉडी ऑफ पर्संस को भी हम जज की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिए हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आते ही आते हैं एग्जाम में, तो यू हैव टू रीड दिस वंस। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी एक टाइम शेड्यूल में, एक टाइम लिमिट में कवर करना है। ओके। 19 जज पढ़ा, 20 इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट है ना, कोर्ट्स। कोर्ट denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। मतलब कि जहाँ पे एक बॉडी ऑफ जजेस, बॉडी ऑफ पर्सन या फिर जजेस मिलके क्या करते हैं, एडजुडिकेट करने का काम करते हैं, है ना, जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं जहाँ पे, तो वो कहलाता है आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके। जो हमारे सिविल कोर्ट हो गए, क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, तो ये क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे जजेस बैठ के क्या करते हैं, अपना जजमेंट पास करते हैं। ये डेफिनेशन इज वेरी फेमस, ये आपने हर उस एक्ट में या तो किसी ने किसी से सुनी होगी, या इस डेफिनेशन का हमेशा रेफरेंस लिया जाता है। Public servant. So the word public servant denote a person falling under any of the description, namely, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट को रिपील कर दिया गया है। सेकेंड, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं इन तीनों डिफेंस फोर्सेस में, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or as a member or of any body of person any adjudicatory function। मतलब जो भी हमारे जजेस हो गए, जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, जो भी ऐसे पर्सन हैं जो एडजुडिकेटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, या फिर कोर्ट में एनी एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जिसके लिक्विडेटर, लिक्विडेटर मेनली कंपनी के वाइंड अप प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। रिसीवर मतलब जो कि एक ऑफिसर होता है कोर्ट का, जो प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। कमिश्नर मतलब कि जो भी जिस भी पर्सन को कोर्ट ऑर्डर इशू करती है कि आप जाके उन जो भी इंटेरोगेटरी से, जो भी विटनेसेस है, उनसे इंटेरोगेशन करने के लिए अगर जब वो कोर्ट नहीं आ पाते हैं, तो कमीशन इशू किया जाता है। तो वो कमिश्नर्स होते हैं जो जाते हैं, एक इंटेरोगेटरीज क्वेश्चंस पूछते हैं वो विटनेसेस से जो नहीं आ पाते हैं कोर्ट। उसके बाद है एवरी ज्यूरी मैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, जो भी ज्यूरी मेंबर्स हो गए पंचायत के, जो भी असेसर्स हो गए जो कोर्ट को हेल्प करते हैं, तो वो सारे यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होंगे। एवरी आर्बिट्रेटर, ओके, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, जैसे कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स हो गए हैं ना, they are empowered। any officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, ऐसे कोई भी पर्सन जिनकी ड्यूटी क्या है, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना, सेफ्टी को और ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना। अगेन इसमें हमारे पब्लिक मतलब जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो भी पर्सन इन ड्यूटीज से बर्डनड है, तो वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ओके।
Ninth is every person whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government। मतलब जो भी हमारे सर्वेयर्स हो गए, जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हो गए, जिनको भी रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है, वो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो वो सारे पर्सन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ओके। Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey, assessment or levy any rate or tax for any secular common purpose of any। मतलब जो भी पर्सन गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड किए गए हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, चाहे वो सर्वे से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड हो, तो हर उन पर्सन को हम गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में, सॉरी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन अलग है और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन अलग है। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इनका जो हॉरिजॉन है वो काफी बड़ा कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ वही है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे तो इनका हॉरिजॉन काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है सेक्शन 21 में। ओके, तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो जो भी पॉइंट्स हम डिटेल में कवर नहीं कर पाए, एक बार जस्ट आप रीड कर लेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और एक्सप्लेनेशंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अगर आप स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगी, स्टेट अमेंडमेंट है राजस्थान का, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 21। In section 21 of the IPC, it is applicable to the state of Rajasthan. After clause 12, the following new clauses shall be added। तो ये यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, this is important, this is something which we should read from here। कि वहाँ पे सिर्फ 12 क्लॉज जो हमारा मेन है, जो हमारा मेन आईपीसी है, लेकिन यहाँ पे एक 23 क्लॉज ऐड किया गया है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो अभी हम राजस्थान एपीओ ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस क्लॉज। क्या बोलता है कि एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज्ड बाय एनी पब्लिक बॉडी इन द कंडक्ट एंड सुपरविजन ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड अंडर एनी लॉ। मतलब जो भी अगर ऐसी कोई पब्लिक बॉडी है, जैसे कि जो भी हमारा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जो भी हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, अगर है ना, तो उनके ऊपर भी ये क्या है, उनको भी पब्लिक सर्वेंट माना गया है। क्योंकि जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, जो भी उनका सुपरविजन करेंगे, उन सारे पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ओके। हाँ, और यहाँ पे जो पब्लिक बॉडी वर्ड यूज किया गया है, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे ये वर्ड यूज है ना, पब्लिक बॉडी। तो पब्लिक बॉडी इज university, board of education body either established by or under a central or state act or under the provisions of the constitution of India or any local authority। ओके, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, वो आपके जो भी वैसे पर्सन है वो आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान। ओके। नाउ 22 इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जनरली जहां पे डिफाइन किया जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी इज समथिंग विच कैन बी मूवेबल, ओके, विच इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके। जैसे इंक्लूड movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। इन सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है वो सारी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, मूव कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो। यहाँ से ऐसा इंक्लूड एनी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब जिन प्रॉपर्टीज को इजीली आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। एक्सेप्ट क्या है, इसमें एक्सेप्शंस क्या दिए हैं? पहला तो है लैंड। लैंड इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। देन थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। ऐसी चीज जो क्या है, जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारी जो बिल्डिंग्स हो गई है ना, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। और जो भी हमारे डोर्स एंड विंडोज हैं जो कि उन चीजों से अटैच है जो जमीन से अटैच है, तो हमारे डोर्स एंड विंडोज हो गए, तो इन सबको दीज आर कम अंडर द एक्सेप्शन, ये हमारे मूवेबल कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये डेफिनेशन आपको काफी जगह मिल जाएगी, टीपीए में भी मिल जाएगी, बट वहां पे इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिल जाएगी, जनरल क्लॉजेस एक्ट में यही डेफिनेशन दी गई है। तो जनरली हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो डेफिनेशन रेफर करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, दैट इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट, और काफी एक्ट्स में इनको डिफाइन भी किया गया है, जैसा मैंने बताया।
These are very important terms, wrongful gain, wrongful loss। तो wrongful gain क्या है? wrongful gain means जो gain हम unlawful means से करते हैं। Wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। रॉन्गफुल गेन क्या होता है? अब देखो, नाम ही इसका क्या क्लियरली शो हो रहा है कि रॉन्गफुल तरीके से कोई भी फायदा उठाया गया है ना, गलत तरीके से। ऐसा फायदा लेने के हम हकदार नहीं है, लेकिन अगर हम गलत तरीके से किसी पर्सन को मैन्युपुलेट करके या कुछ मिस रिप्रेजेंट करके हम उससे कोई फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ पैसे लेने की कोशिश करते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करते हैं, पर इम्पर्सोनेट करके कि मैं वही पर्सन हूँ जो ऑथोराइज्ड हूँ इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी रॉन्गफुल गेन कर रहे हो तो दैट इज वो wrongful gain है। ओके। wrongful loss मतलब, wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अब जैसे अगर मेरे को wrongful loss हो रहा है तो मुझे एक्चुअल उस सिचुएशन में मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। मैं उस लॉस को बियर करने की हकदार नहीं हूँ, बिकॉज आई एम लीगली इंटाइटल्ड टू इट, आई एम लीगली इंटाइटल्ड टू दैट थिंग। और अगर वहां पे आपको इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से अगर कोई भी लॉस आपको कोई पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस आई एम बियरिंग। ओके। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये आप इजिली आप पढ़ सकते हो अगर आप ऊपर वाले टर्म समझ गए हो तो। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डिसऑनेस्टली आपको काफी ऑफेंसेस में देखने को मिलेगा एज एन एसेंशियल एलिमेंट, जैसे थेफ्ट में भी है, ये एक्सटॉर्शन में भी है, और भी जो ऑफेंसेस है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। इसमें क्या है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, या तो आप रॉन्गफुल गेन कर रहे हो, या फिर और वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, या फिर और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, तो वो क्या होगा? इज सेड टू डू द थिंग डिसऑनेस्टली। किसी पर्सन को अगर रॉन्गफुल गेन कर रहे हो या फिर रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो या दोनों ही कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको बोला जाएगा कि ऐसा ऑफेंस डिसऑनेस्टली किया गया है। Fraudulently. A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? With intent to defraud, है ना। फ्रॉड करने की इंटेंशन से अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो या उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। रीजन टू बिलीव, ठीक है, इफ ही रीजन टू बिलीव मतलब अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट अ थिंग बट नॉट अदरवाइज। इसमें कुछ समझने जैसी बात है नहीं। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में है? वाइफ के या फिर क्लर्क के, उसके सर्वेंट के, तो ऐसा माना जाएगा कि वो उसी के पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी। 27 काउंटरफीट। काउंटरफीट इज कूट करंट। काउंटरफीट मतलब कि जो हमारी ओरिजिनल करेंसी है सेम वैसे ही डुप्लीकेट करेंसी बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटरफीट। 29 इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेन पेपर लेकर जो हम लिख रहे हैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का हॉरिजन बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी चीज रिटर्न में होनी चाहिए, चाहे वो पत्थर पे लिखी हो, चाहे वो वॉल्स पे लिखी हो, चाहे वो कहीं पे भी अगर वो लिखी है, और वो अगर एक मतलब हम उसको अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट कहलाई जाएगी। कोई भी मैटर जो आपने डिस्क्राइब किया गया हो, कोई भी आपने फिगर्स बनाए हो, कोई भी आपने मार्क्स बनाया हो, कोई भी स्टार, या जिसका कुछ भी अगर सिग्निफिकेंस है, तो वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ओके। एविडेंस एक्ट में भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। ओके। ये इसके इलस्ट्रेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज आप देख लीजिएगा इसके इलस्ट्रेशंस। 29A इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कभी कभी सिर्फ सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है, बिकॉज 29A ये जो आया था वो आपका आईटी एक्ट अमेंडमेंट, मतलब जब आईटी एक्ट हमारा आया था तो उसके थ्रू ही ये सेक्शन जो है 29A उसको भी ऐड किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं?
इलेक्ट्रो या एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज हमारे जो भी अभी अमेंडमेंट आए हैं, चाहे वो बीएनएसएस में हो, चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हो, या फिर भारतीय न्याय संहिता में हो, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से रिलेटेड ज्यादा अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ही ऑफेंसेस भी उस तरीके के बढ़ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, उनको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब कि जो भी हमारी पेन ड्राइव्स हो गई, जो भी हमारी हार्ड डिस्क हो गई, जो भी हमारा एक मीडियम है स्टोरेज का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और वही हम क्या करते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो सेक्शन 30 इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या? Valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not a certain legal right। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब जो भी डीड्स हो गई, जो भी एग्रीमेंट्स हो गए, है ना, जितने भी टाइप के एग्रीमेंट्स दो पार्टीज में एंटर होते हैं एक किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले, ताकि चीजें क्या हो, क्लियर हो दोनों पार्टीज के बीच में। तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जो क्या करते हैं, किसी लीगल राइट को क्रिएट करते हैं। लीगल राइट का मतलब क्या होता है? लीगल राइट मतलब कि जो राइट का जब हमारा इन्फ्रिंज होगा तो हमारे पास क्या है, रेमेडी बनती है एक पर्टिकुलर लॉ में, कि हम वहां पे उस राइट को क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं। तो दैट इज लीगल राइट। तो जहाँ पे जो भी लीगल राइट क्रिएट किया जाता है उस डॉक्यूमेंट के थ्रू, अगर क्रिएट किया जा रहा है या फिर एक्सटेंड किया जा रहा है, ऑलरेडी अगर राइट है तो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है, कि मैं अपना जो लीगल राइट है परचेज करने का या सेल करने का, मैं इस पर्सन को असाइन कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अब अभी जो मेरे जो को ओनर थे उनके पास भी राइट था, उनके पास लीगल राइट था उस प्रॉपर्टी को बेचने का, बट अब ये जो राइट है वो मैं अपने तक ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। एक्सटिंग्विश करने का राइट, रिलीज करने का राइट। तो ये सारी चीजें, ये वर्ड्स ध्यान रखना। मैं इसीलिए एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज पीटी में वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं। तो ये आपके क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश और रिलीज। ओके। या फिर जहाँ पे कोई भी पर्सन एक्नॉलेज करता है अपनी लीगल लाइबिलिटी को, कि हाँ उसके वो जो है इट इज दैट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटिंग अ लीगल लाइबिलिटी अपॉन हिम, है ना, वो उसके ऊपर कोई दायित्व, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है ना, उसका कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं ना करके कोई लीगल, अभी तो हम लीगल राइट की बात कर रहे हैं, तो लीगल राइट के साथ साथ अगर कोई लीगल लाइबिलिटी भी क्रिएट करता है तो भी वो हमारे लिए क्या होगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। जैसे कि डीड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ओके। इनसे रिलेटेड ऑफेंसेस है, क्योंकि जैसे फॉर्जरी वगैरह हो गया, तो इसीलिए हमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है कि एक्चुअली ये है क्या। विल। विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका एनफोर्समेंट कब आता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। जो हमारी विल होती है उसका एनफोर्समेंट, जो एग्जैक्टली जो एनफोर्समेंट होता है उसका, वो उस टेस्टेटर की डेथ के बाद ही होता है। इसीलिए विल, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो विल इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब जहां जहां पे भी आप वर्ड एक्ट पढ़ोगे, आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचते रहना है कि यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है, इलीगल ओमिशन। अब ये इलीगल ओमिशन क्या होता है? इलीगल ओमिशन मतलब कि जहां पे अगर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, कुछ एक्ट करने की, लेकिन वहां पे हमने क्या किया है, इलीगली ओमिट कर दिया है, मतलब वहां पे जानबूझकर हमने कोई ओमिशन किया है, तो दैट इज इलीगल ओमिशन। तो यहाँ पे एक्ट में इंक्लूड है वो क्या, इलीगल ओमिशंस भी। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स एंड एक्सटेंड ऑल्सो टू द इलीगल ओमिशंस, क्योंकि उनके लिए भी पनिशमेंट वही होगी। जो एक्ट करने के लिए है वो वही पनिशमेंट एक्ट ना करने के लिए भी है। एक्ट ओमिशन। एक्ट डिनोट्स, अब देखो यहाँ पे एक्ट का मतलब है सिर्फ एक सिंगल एक्ट नहीं, एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। अगर कोई
एक ऑफेंस को करने में, अब ऐसा नहीं कि एक ऑफेंस तुरंत ही हो जाता है, एक ऑफेंस को करने के लिए प्रिपरेशन लगती है ना। अब जैसे सपोज मर्डर हुआ है, एक नाइफ से हुआ है या गन से हुआ है, तो उसको खरीदा जाएगा, फिर उसको उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर एंटर हुआ जाएगा हाउस में। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो सीरीज ऑफ एक्ट्स है, ये भी क्या है, हम इनको एक सिंगल एक्ट ही मानेंगे। ओके, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट्स को भी हम क्या मान सकते हैं, एक सिंगल एक्ट मान के हम उसको यहाँ पे पनिशेबल कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला है कि एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट, एंड ओमिशंस में भी सेम है, सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। 34, 35, 36, 37 ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी। जब हम जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आई डोंट थिंक मैं इस लेक्चर में इस जॉइंट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर पाऊंगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, और उसी के साथ हम सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 37 पढ़ेंगे, और जो भी सेक्शन 149 से रिलेटेड प्रोविजंस है हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी फॉर द टाइमिंग स्किप कर रही हूँ। 39 पे आ जाओ, वॉलेंटैरिली। 39 इज टॉकिंग अबाउट वॉलेंटैरिली। अब वॉलेंटैरिली का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्ट स्वेच्छा से करना, है ना, मतलब अपनी मन से, अपनी इच्छा से करना, वॉलेंटैरिली। Voluntarily, when he causes it by means of whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। देखो यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो intended to cause it, दूसरा न्यू, और तीसरा रीजन टू बिलीव। वॉलेंटैरिली में अगर ये तीन चीजें इंक्लूड है, या तो आपकी इंटेंशन थी उस काम को करने के लिए, या फिर आपको नॉलेज था उस काम को करने के लिए कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा, और आपको पता ही, यू आर वेरी मच कॉन्शियस कि आप क्या कर रहे हो, यू हैव नॉलेज। उसके बाद रीजन टू बिलीव, नॉलेज से थोड़ा कम, ग्रेविटी का क्या होता है, रीजन टू बिलीव, कि हाँ मतलब मुझे बिलीव है, एक मतलब एक मेरे पास एक बिलीफ है कि हाँ इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो सकता है, बट नॉलेज इज वेरी मच सुपीरियर टू द रीजन टू बिलीव। तो अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट इंक्लूड है, तो इसका मतलब वो काम कैसे किया गया है, वॉलेंटरली तरीके से किया गया है, जानबूझ के स्वेच्छा से किया गया है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 40 ऑफेंस, क्योंकि हमें ऑफेंस 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 ही पढ़ना है आईपीसी में। तो जब तक ये नहीं पता होगा ऑफेंस होता क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। वेरी सिंपल डेफिनेशन। जो उसमें एक्सेप्शंस दिए गए वो अगर आप इग्नोर भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, बिकॉज इतने सेक्शंस आप याद नहीं कर सकते हो। ओके, तो सिंपल अगर आपको ऑफेंस पूछा जाए, और मेरे हिसाब से एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे कि ऑफेंस मतलब क्या, ऑफेंस मतलब कोई भी चीज जो इस कोड के द्वारा, जो इस इंडियन पिनल कोड के द्वारा पनिशेबल की गई है, ऐसा कोई भी एक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, आपके ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकेंड पैरा में क्या दिया गया है, कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, कुछ सेक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, कि इन चैप्टर्स इन सेक्शंस के पर्पस के लिए ऑफेंस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर दिस कोड, ये तो है, ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ी है, और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ। यहाँ पे इसका हॉरिजॉन बढ़ा दिया गया है कि ऊपर जो ऑफेंस है वहां पे सिर्फ वही एक्ट्स आएंगे जो इस कोड के द्वारा पनिशेबल किए गए हैं, लेकिन इन चैप्टर्स इन सेक्शंस के पर्पस के लिए जो अगर ऑफेंस वर्ड वहां पे आ रहा है, तो वहां पे ऐसे वो सारे एक्ट, ऐसी वो सारी चीजें जो आप स्पेशल और लोकल लॉज में भी अगर पनिशेबल है, तो वो भी वहां पे हम मानेंगे, उस ऑफेंस का मतलब वहां पे वो भी होगा। ओके, और ये जो सेक्शन है थर्ड पैरा में, ये जो सेक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑफेंस का मतलब क्या है, offense has the same meaning where the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or upwards, whether with or without fine। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगा दी गई है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि स्पेशल और लोकल लॉ में पनिशेबल है, कितनी इम्प्रिजनमेंट से, 6 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा से, विद और विदाउट फाइन। तो स्पेसिफिकली इन सेक्शंस के लिए ऑफेंस की डेफिनेशन ये दी गई है, 6 मंथ्स और अपवर्ड्स याद रखना, और वेदर विद और विदाउट फाइन। ठीक है। नाउ 41 इज स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या है, स्पेशल लॉज मतलब जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मेनली आपने आर्टिकल 15(3) पढ़ा होगा, वो
वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, तो उनके लिए जैसे हमारा हो गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये क्या है, ये स्पेशल सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। वुमेन और चिल्ड्रन के उनसे डील करते हैं, उनके राइट से रिलेटेड है ये प्रोविजंस, ये एक्ट्स। तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, तो ऐसे क्या हो गए, ये आपके स्पेशल लॉज हो गए। ओके, इस आईपीसी इज अ जनरल लॉ, लेकिन स्पेशल लॉ क्या है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, आपका पॉक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, ये सारे। लोकल लॉ, लोकल लॉ का मतलब है कि जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, लोकल लॉ। जैसे इस जो प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर्स थे वो स्पेशली उन लोकल लॉ से ही रिलेटेड थे, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट ऑफ राजस्थान पर ही एप्लीकेबल होते थे। लेकिन दिस इज नॉट अ लोकल लॉ, आईपीसी इज नॉट अ लोकल लॉ, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे स्पेशल लॉ का मतलब जो एप्लीकेबल होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जो भी मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ वो आप अपने बेयर एक्ट्स में भी हाईलाइट करते चलिए। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों को एक ही सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। यहाँ पे 3 चीजें हैं इलीगल वर्ड में। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? फर्स्ट थिंग, इलीगल का मतलब कोई भी ऑफेंस। ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस होगा तो दैट इज इलीगल। इलीगल किस पे एप्लीकेबल होता है? एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, ऐसा कोई भी एक्ट जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। अब ऑफेंस से ज्यादा बड़ा हॉरिजॉन किसका है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ का है, क्योंकि वहां पे लॉ वर्ड यूज किया गया, और लॉ वहां पे कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारे आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है कि लॉ का मतलब क्या। तो जो भी नोटिफिकेशन बायलॉज जो भी, अगर उनका भी कोई वॉयलेशन करता है, अगर उनके द्वारा भी कोई चीज प्रोहिबिटेड है, तो वो इलीगल मानी जाएगी। ऑफेंस पर तो लगता ही है, और ऑफेंस वर्ड कहाँ पे यूज किया गया है? हमारे आईपीसी में। और विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। आप देखो, इन्होंने सिविल लॉ को भी, सिविल लॉ पर भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें सिविल एक्शन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब अगर वहां पे हमारे सिविल राइट्स को वॉयलेशन किया जा रहा है, सिविल राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब जो भी हमारे सिविल राइट्स हैं, अगर उनके बेसिस पर भी उनको एनफोर्स कराने के लिए भी अगर हम कोई सिविल एक्शन लेकर आते हैं, ठीक है, तो जो चीज लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है उसको भी हम इलीगल बोल सकते हैं। तो इलीगल तीनों चीज पर एप्लीकेबल होता है। एक तो ऑफेंस, कोई भी चीज जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और कोई भी चीज विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, है ना, जो भी अगर हमारे सिविल राइट्स का ब्रीच करता है, तो वो भी क्या होगा, उन चीजों को भी हम इलीगल बोलेंगे, उस पर भी वर्ड इलीगल हम बोल सकते हैं। एंड अ पर्सन इज said टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू omit। इसका मतलब क्या है, लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू omit, मतलब कि जहां पे अगर अगर उसने ओमिशन किया है तो वो इलीगल है। मतलब वहां पे वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ काम करने की, लीगली उसको बाउंड किया गया है वहां पे उसको कुछ काम करने के लिए, ठीक है। वहां पे अगर उसने वो काम नहीं किया है, ठीक है, वहां पे उसने क्या किया, इलीगल ओमिशन किया है, जहां पे वो लीगली बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए, तो फिर वहां पे हम क्या बोलेंगे कि दिस पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट। सपोज आगे जब हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो ऐसा होता है ना कि जो भी जूनियर्स होते हैं वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोर्ट है, कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया, किसी भी ऑफिसर को ऑर्डर दिया, कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि आपको ये प्लान ऐसे एग्जीक्यूट करना है, अगर वो उसको नहीं करेगा, है ना, तो ये क्या है, उसके पार्ट पे इलीगल ओमिशन हो गया, ठीक है। अगर ऐसा इलीगल ओमिशन हुआ है तो हाँ, तो क्या माना जाएगा कि ही इज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट। वो उस कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए, और अगर उसने नहीं किया है तो फिर इसको बोलेंगे कि ही इज लीगली बाउंड, ही हैज डन इलीगल ओमिशन। इंजुरी, इंजरी में 4 वर्ड याद रखें। इंजरी मतलब कोई भी हार्म कॉज करना, किसके ऊपर? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये 4 चीज। चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी हो, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हो वो इंजुरी, या फिर आपकी रेपुटेशन को, मतलब डिफेमेशन हो गया, या फिर प्रॉपर्टी को, जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी दिए गए हैं,
तो अगर इन चारों चीज को कवर कर रहा है तो दैट इज इंजरी। लाइफ, लाइफ 45 इज लाइफ। लाइफ डिनोट्स अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। जो बस मैं इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन यहाँ इन डेफिनेशंस पे में से भी कितना कुछ पूछा जा सकता है। डेथ मीन्स डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स। एनिमल, एनिमल मीन्स एनी एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। अब ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि वहां पे इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग, अदर देन अ ह्यूमन बीइंग है, नो ह्यूमन बीइंग है, ओनली लिविंग क्रिएचर है। तो ये आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। वेसल मतलब जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, वाटर, जो हमारा वाटर वाटर वे होता है ना, वो वेसल्स वगैरह। तो एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के कन्वेंस के लिए हो या फिर प्रॉपर्टी के कन्वेंस के लिए हो, तो दैट इज वेसल। 49 इज ईयर मंथ। ईयर मंथ क्या हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। दिस इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन, सेक्शन क्या है जो हम पढ़ते हैं, है ना? सेक्शन मतलब सेक्शन denote one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeric numeral figures। okay, जो एक particular figures distinguish होते हैं हमारे apps में, तो वो एक identification purpose से यूज किया गया। इसका ऐसा कोई significance नहीं है, बट फिर भी इसका काफी ज्यादा significance है, बिकॉज अगर section numbers नहीं होते तो हम उनको कैसे recognize कर पाते? तो दिस इज अ वेरी मतलब ये काफी डिस्टिंक्टिव है अपने आप में, कि इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोविजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्शन से। तो वो वही बोल रहे हैं कि दे आर डिस्टिंग्विश बाय द प्रीफिक्स न्यूमरल फिगर्स। न्यूमरल फिगर से डिस्टिंग्विश करते हैं। ओथ, ओथ क्या होती है? ओथ इंक्लूड्स अ solemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not। ओ जैसे आपने मूवीज में आई थिंक ज्यादा देखा है आपने, कि गीता की कसम खाते हुए मैं ये कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? मतलब तो अगर आप कोई भी, अगर आप पे लॉ के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप किसी चीज को अफर्म करो, तो किसी चीज को अफर्म करना है किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी पर्पस को सर्व करने के लिए, तो है ना, वो क्या होगा? गुड फेथ, एनीथिंग डन विद और डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, नथिंग, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नेगेटिवली डिफाइन किया गया है गुड फेथ को। तो नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हिच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब अगर कोई भी चीज एक ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की जा रही है तो वो गुड फेथ की डेफिनेशन में आएगी, है ना? कि मतलब हमें पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और हम एक कॉन्शियस माइंड से अगर किसी एक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, भले हमें पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बट हमारी इंटेंशंस वैसी नहीं है, तो दैट इज गुड फेथ। लास्ट डेफिनेशन 52A इज हार्बर। हार्बर मतलब शरण देनी, है ना? शरण देना। जैसे अगर कोई भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते नहीं बोलते कि ऑफेंस कर लिया यार, अब मुझे छुपा लिया यार, मैं मर्डर करके आऊं, प्लीज मुझे अपने घर पे पनाह देना, तो दैट इज हार्बर। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130। ये याद रखना किन सेक्शंस को छोड़ा गया है, 157 and 130। In the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored, the word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or the assisting of a person by any means, whether of the same kind और नॉट टू एवेड एप्रीहेंशन। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से उसको घर में पना देना, उसको फूड देना, उसको ड्रिंक देना, उसको क्लोथ्स देना, उसको कोई हथियार देना, कुछ किसी भी तरीके से जो हेल्प अगर आप एडवांस करते हो उस ऑफेंडर को, तो दैट इज हार्पर। ओके, ओके गाइस, we are done with our definition part also. So in this lecture, I have covered very detail your introductory part on to constitutional jurisprudence of IPC हम cover कर चुके हैं। जो हमारे सेक्शन 1 से लेके 4 तक के प्रोविजन है, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, हम वो क्लियरली पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमारा डेफिनेशन पार्ट था, वो मैंने हर एक डेफिनेशन आपको बताई है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको एक्सप्लेन किया है फ्रॉम द बेयर एक्ट ओनली, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि बेयर एक्ट से पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा एडवांटेजेस होता है एज कम्पेयर टू आप शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ो उन डेफिनेशंस का। बाकी तो हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे ही, बट डेफिनेशन एक ऐसा पार्ट है कि वो मुझे लगता है कि हमें बेयर एक्ट से कवर करना चाहिए था, तो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब आपको
जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम आगे मतलब जो भी हमारा आगे जो सब्जेक्ट्स जो भी हमारे आगे के टॉपिक्स हैं आईपीसी के, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी है, और जो भी हमारा जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसको अटेंड करने से पहले आई वांट यू गाइस कि एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, डेफिनेशंस को रिवाइज कर लो, जो भी आपको हाईलाइट करनी है चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाए। ओके, so guys, I'm going to see you in the next lecture. Keep preparing.